Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, हम पिछले कुछ लेक्चर्स से मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं. आपने मूवमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज को भी देखा और फाइनली फिर हमने उनकी न्यूमेरिकल एग्जिस्टेंस को भी चेक करते हुए उनको सॉल्व किया. आज हम इन सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं. आपने मूवमेंट्स के हवाले से सबसे पहले ये जाना कि मूवमेंट्स जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, यानी मूवमेंट्स आर सम वैल्यूज which are used for finding of some characteristics of distribution. हमने ये देखा कि ये करेक्टरिस्टिक्स कौन से थे. ठीक है जी. इन करेक्टरिस्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट थे वो सेंटर, डिस्पर्शन एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है जी. यानी जब हमने मूवमेंट्स को स्टडी किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये मूवमेंट्स क्या हैं, सम वैल्यूज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. अब करेक्टरिस्टिक्स कौन से थे? सेंटर, डिस्पर्शन एंड द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. मूवमेंट्स के थ्रू सेंटर को फाइंड किया जा सकता है, डिस्पर्शन को फाइंड किया जा सकता है और शेप को भी फाइंड किया जा सकता है. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि फर्दर हमने आगे इसमें क्या किया था. फर्दर हमने टाइप्स देखी थी मूवमेंट्स की. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. कौन कौन सी टाइप्स थी मूवमेंट्स की? नंबर 1 अबाउट मीन, अबाउट ए और स्लैश यू, और इसी के अंदर हमने फर्दर अबाउट जीरो भी देखा. ठीक है जी. अगर अबाउट मीन की बात करें तो अबाउट मीन में हमने M1, M2, M3 और M4 की बात की थी. दीज आर 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन. और जब हम अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन आते हैं, चाहे वो ए के अगेंस्ट हो, यू के अगेंस्ट हो या अबाउट जीरो के अगेंस्ट हो, तो फिर हमने बात की कि दीज आर M1 बार, M2 बार, M3 बार एंड M4 बार. ठीक है जी. तो जनरल फॉर्मूला फॉर मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या था? MR इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार की पावर r ओवर n फॉर अनग्रुप डेटा एंड सिग्मा f टाइम्स x माइनस x बार की पावर r डिवाइडेड बाय सिग्मा f फॉर ग्रुप डेटा. ठीक है जी. इसी तरह जब हमने आर्बिट्रेरी ओरिजिन के हवाले से बात की तो आर्बिट्रेरी ओरिजिन में अबाउट ए में हमने देखा कि एज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो फिर
हमारे पास एम आर बार का जो फॉर्मूला होगा सिग्मा डी की पावर आर ओवर एन फॉर अनग्रुप डेटा और सिग्मा एफ डी की पावर आर ओवर सिग्मा एफ फॉर ग्रुप डेटा. दिस इज आर, माइंड इट. ये थोड़ा सा स्मॉल है फॉन्ट साइज, इसलिए शायद आपको क्लियर ना हो. दिस इज आर, एफ डी की पावर आर. ठीक है जी. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, न्यू फॉर्मूलाज को देखते हैं जी. हमने अबाउट यू भी देखा. यू एक्चुअली स्केल है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, m1 बार इज इक्वल टू सिग्मा u की पावर r ओवर n मल्टीप्लाई बाय h की पावर r. ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा. इसी तरह सिग्मा f u की पावर r ओवर सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h की पावर r. ठीक हो गया जी. यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इस फॉर्मूले को कब इस्तेमाल कर सकते हैं, when data is given in equal class interval. यानी इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ यहां m1 नहीं है, दिस इज mr. ठीक है जी. इस डेटा को कब इस्तेमाल करेंगे, जब डेटा जो है वो इक्वल क्लास इंटरवल के साथ गिवन होगा. उसकी रीजन क्या है, जरा गौर कीजिए. इसमें h इन्वॉल्व है और यही h जो है वो क्या है आपका क्लास साइज, या जिसको हम क्या कहते हैं क्लास इंटरवल. ठीक है जी. इन फॉर्मूलाज के बाद हम स्क्यूनेस, इन सब फॉर्मूलाज के बाद हमने स्क्यूनेस को डिस्कस किया था. ठीक है, और स्क्यूनेस में हमने कुछ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में फर्स्ट फॉर्मूला था बाय कार्ल पियर्सन मेथड, और इस मेथड में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, SK1 और SK2, यानी फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला. ठीक है जी. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इन्हीं फॉर्मूला की एक्सटेंशन देखते हैं कि वो क्या थी जी. SK1 जिसको हमने क्या कहा था, फर्स्ट पियर्सन्स फॉर्मूला, और वो क्या था जी, SK1 इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. उसके बाद SK2 था और उसका नाम क्या था जी, सेकंड पियर्सन्स फॉर्मूला. ठीक है, और उसका आंसर क्या था, SK2 इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है जी.
यानी मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपने इस चीज को भी रिवाइज किया कि हमें यहां पर कुछ मेजर्स ऑफ लोकेशन चाहिए और कुछ आपके पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से था। मेजर्स ऑफ लोकेशन में इन दोनों फॉर्मूलाज के हवाले से अगर बात करें तो मेजर्स ऑफ लोकेशन में हमें क्या कुछ था, रिक्वायर्ड मीन और मीडियन। इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस को कैलकुलेट किया। क्लियर होगी बात? अब वापस बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं मजीद हमने क्या पढ़ा था। जी, हम बात कर रहे थे रिवीजन के हवाले से SK2 की, एंड दैट वाज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां देखिए कि हमें मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है सेकंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमने बॉलेस मेथड को भी यूज किया स्क्यूनेस के लिए, एंड दैट वाज SK3। हम उसको सिंपल SK भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो सीक्वेंस में आ रहा होता है SK1 SK2 और फिर इसलिए उसको SK3 रखा जाता है। दैट वाज Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। यानी आपको अगर बॉलेस का मेथड अप्लाई करना है स्क्यूनेस के लिए तो आप क्या करते हैं, आपको 3 क्वार्टाइल्स चाहिए, Q1 Q2 और Q3, और इस फॉर्मूले के मुताबिक फिर उसकी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूलास को देखते हैं कि हमने उसमें क्या देखा। स्क्यूनेस के बाद वी डिस्कस्ड कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या था? कर्टोसिस में हम डिस्कस करते हैं पीकेडनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हम यूज करते हैं किसको? मोमेंट्स रेशो को। ठीक है, पीकेडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्टोसिस, और उसमें यूज होंगे मोमेंट्स रेशोस। अब इसमें जो फर्स्ट मोमेंट रेशो थी वो थी फॉर β1 वी कैलकुलेट B1 एंड दैट इज M3 डिवाइडेड बाय M2 क्यूब स्क्वायर रूट। ठीक है जी। और फॉर β2 we calculate B2 and that is M4 divided by M2 square। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हवाले से अभी बात हो रही थी, तो रेशो जो मूवमेंट रेशो है उसकी फर्स्ट वो है B1 स्क्वायर रूट। अब इसका जो कंपैरिजन हमने किया था B1 स्क्वायर रूट का, इसी तरह SK1 द फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसके बाद SK2 सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि ये दोनों मिलकर पियर्सन को रिप्रेजेंट करते थे, और उसके बाद SK3 जो कि बॉलेस के लिए हमने यूज किया था। इन चारों का जो कंपैरिजन है वो किससे हम करते थे? कंपेयर विद जीरो, यानी हम जीरो को
कंसिडर करते थे और उसको कंपैरिजन करते हुए इसके आंसर्स को लिखते थे। अब उसमें ये क्या होता था कि अगर हम ये सारे कोफिशिएंट्स, यानी मैं कंबाइन एक ब्लॉक बना रहा हूं, अगर ये ग्रेटर देन 0 होते थे तो हम कहते थे पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। अगर ये इक्वल्स टू 0 होता था तो फिर हम क्या कहते थे, सिमेट्रिकल डेटा। और फाइनली अगर ये लेस देन 0 है तो हम कहते थे नेगेटिवली स्क्यूड डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को 0 से कंपेयर करते थे। जबकि कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, यानी जो कर्टोसिस के हवाले से हमारे पास फॉर्मूला था, उसका कंपैरिजन हम किससे करते थे, 3 से। कंपेयर विद 3, ठीक है जी। यानी 3 के हवाले से हम देखते थे कि B2 का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूं कि B2 का आंसर हम देखते थे ग्रेटर देन 3, इक्वल्स टू 3 और लेस देन 3, ठीक है। ग्रेटर देन की सूरत में हम कौन सा अल्फाबेट यूज करते थे, L, यानी लेप्टोकार्टिक। और इक्वल्स टू 3 M, यानी मेसोकार्टिक। और लेस देन 3 के लिए P, यानी प्लेटिकार्टिक। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम होते थे कि अगर B2 जो है उसका आंसर 3 से बड़ा आ जाता तो हम क्या कहते थे कि इट इज लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर B2 का आंसर 3 के इक्वल आ जाता था तो हम कहते थे कि ये मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर लेस देन 3 आता था तो हम कहते थे कि ये प्लेटिकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद देखते हैं जी। उसके बाद हमने बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। अब इस आर्बिट्ररी ओरिजिन में जो है वो हम A को भी कंसिडर करते थे और 0 को भी कंसिडर करते थे। यानी ये जो मूवमेंट्स आते थे ये होते थे M1 बार, M2 बार, M3 बार और M4 बार, ठीक है। और जो मूवमेंट्स अबाउट मीन थे वो कौन से थे जी, मूवमेंट्स अबाउट मीन M1, M2, M3 और M4। यानी हमने रिलेशनशिप में ये देखा कि किस तरह हम M1, M2, M3 और M4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू M1 बार, M2 बार और M3 बार और M4 बार, ठीक है जी। तो ये पहला रिलेशनशिप था कि अगर M1 फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आपने कैलकुलेट करना है तो आपने M1 बार माइनस M1 बार करना है। ऑब्वियसली फिर क्या होगा, इसका आंसर जो है वो 0 आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोमेंट अबाउट मीन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने M2 बार में से M1 बार के स्क्वायर को माइनस कर देना। दिस मींस कि M2 को, यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपको आर्बिट्रेरी ओरिजिन में से M2 बार और M1 बार रिक्वायर्ड होता था, ठीक है जी। उसके बाद जब हम M3 को फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें M3 बार माइनस 3 टाइम्स M2 बार M1 बार प्लस 2 टाइम्स M1 बार की पावर 4। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, M3 बार, M2 बार एंड M1 बार, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर एक सिस्टम जनरेट किया था और आपको बताया था कि आप इस तरह याद रख लें कि अगर M2 फाइंड करना है तो 2 और 1 चाहिए किसके, आर्बिट्रेरी ओरिजिन के। और अगर आपने M3 कैलकुलेट करना है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको आर्बिट्रेरी ओरिजिन के 3 मोमेंट चाहिए, 3, 2 और 1। जरा कॉन्सेप्ट को देखिए,
2 चाहिए तो 2 और 1, 3 चाहिए तो 3 2 1, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलिए, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, उसमें m4 बार माइनस 4 टाइम्स m3 बार m1 बार प्लस 6 टाइम्स m2 बार m1 बार स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स m1 बार की पावर 4। इसमें देखिए, इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें आपको 4, 3, 2 और 1 सारे चाहिए जब आपने m4 को कैलकुलेट करना है। सो ये हिंट्स थे, ये छोटे छोटे हिंट्स थे जो आपने याद रखने कि जब m1 निकालना है तो m1 बार ही चाहिए, लेकिन जब m2 निकालना है तो 2 और 1, यानी उस पर्टिकुलर मूवमेंट के नंबर से स्टार्ट होकर आपने 1 तक मूव करना है, यानी 2 है तो 2 1। और जब थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तो 3 2 1 कैलकुलेट करना है, यानी उस पर्टिकुलर मूवमेंट से स्टार्ट किया आपने, यानी थर्ड मूवमेंट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑर्बिटरी ओरिजिन का थर्ड चाहिए, और उसके बाद कहां तक नीचे जाना है, 3 2 और 1। उसके बाद फोर्थ मूवमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो फिर वही रूल कि फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, यानी ऑर्बिटरी ओरिजिन का फोर्थ मूवमेंट रिक्वायर्ड होगा 4, और फिर कहां तक जाना है, 3 2 और 1। इस तरह आपकी ये हिंट्स के थ्रू आपकी जो लर्निंग है वो बड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे हमने और क्या पढ़ा था। मीन एंड वेरिएंस बाय द मूवमेंट्स, यानी मीन और वेरिएंस को हमने मूवमेंट्स के थ्रू कैसे फाइंड किया था। तो उसमें जो फॉर्मूला था फॉर मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस m1 बार, और इसमें a क्या था, एनी assumed or arbitrary वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमने ये क्या जी, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट दैट ए, नेक्स्ट वेरिएंस जब हमने फाइंड करना था तो फिर दैट इज सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन है और एस स्क्वायर अगर सैंपल है, तो वो किसके इक्वल था, m2 के इक्वल। और गौर कीजिए कि जब m2 की बारी आएगी तो हमें m2 बार माइनस m1 बार का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मीन और वेरिएंस ये कौन सी मेजरमेंट्स थी, दीज आर टू डिफरेंट मेजर्स, वन बिलोंग्स टू मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा, और सेकंड मेजर इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। सो आप ये देखिए कि हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी मूवमेंट्स के थ्रू फाइंड कर ली, ठीक है जी। वापस चलते हैं बोर्ड 1 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर में मजीद क्या था। जी, हेंस फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं कि इन मूवमेंट्स we calculate movements about mean, movements about a /0 भी लिख सकते हैं,
skewness, kurtosis and their relationship. ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि हमने और इसमें किस अंदाज में कैलकुलेशंस की हैं। जी, मूवमेंट्स को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक करेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि मूवमेंट्स के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यानी ये मूवमेंट्स का एक खास पॉइंट था कि जिसके थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मूवमेंट्स क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि हमने इसमें वो सारे काम कंप्लीट किए, यानी मूवमेंट्स के थ्रू हमने बाय मूवमेंट्स आप ये कह सकते हैं कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स देखे। हमने सेंटर को फाइंड किया, हमने सेंटर को फाइंड किया, एक्स बार वो सेंट्रल मेजर है, ठीक है जी। और वो क्या उसका फॉर्मूला था, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी रिवाइज किया, दैट इज a प्लस m1 बार। सो मूवमेंट ने ये बात साबित कर दी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने जो बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है डिस्पर्शन, हमने इसको भी कैलकुलेट किया और वो था वेरिएंस स्लैश स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे फाइंड किया था, पहले एस स्क्वायर वेरिएंस को देखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m2 सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m2। ये एक इंपॉर्टेंट फेज था मूवमेंट्स के हवाले से। उसके बाद हमने जो और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आमतौर पर इसको डिस्कस बहुत ब्रीफ अंदाज में नहीं किया जाता, वो था शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को भी डिस्कस कर लिया। स्क्यूनेस जो है वो अबाउट टेल है और कर्टोसिस जो है अबाउट पीकेडनेस। ठीक है जी। इस तरह हमने मूवमेंट्स को यूज करते हुए जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के उन सब को बारी बारी फाइंड किया। इसीलिए कहा गया कि मूवमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जो जो करेक्टरिस्टिक्स किसी भी दूसरे फॉर्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकते, वो हम मूवमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं और कर सकते हैं। होप आज के लेक्चर के बाद आपको मूवमेंट्स के हवाले से काफ़ी फैमिलियरिटी हो चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।